हेलो डियर स्टूडेंट्स, नीट एरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज़ में रिवीजन करेंगे सेकेंड एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स का। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी रिसेंटली में चैप्टर रीड किया है तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यदि नहीं भी किया है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसे सुनने के बाद आपको इससे बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और इसके बाद यदि आप चैप्टर रीड करेंगे तो आपको चैप्टर पहले से बहुत ईजी लगने लगेगा। ओके, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सो क्लोज योर बुक्स एंड क्लोज योर आइज, लेट्स स्टार्ट एनसीईआरटी रिवीजन गाइस। सो पुट योर हेडफोन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, कल हमने चैप्टर जो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक कंप्लीट कर लिया था। आज उससे आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो आगे बढ़ाने से पहले कल जो पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। तो कल जो पढ़ा था उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ थी लाइफ स्पान। लाइफ स्पान क्या है, इसके बारे में आपको केवल 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। इसमें आपको नेचुरल याद रखना है, नेचुरल डेथ याद रखना है हमेशा। जल्दी जल्दी में ये नहीं कि कहीं लिखा देखा कि द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, वो लाइफ स्पान नहीं होगा। जहाँ नेचुरल डेथ लिखा हुआ होगा वो लाइफ स्पान होगा। सेकेंड वन इज लाइफ स्पान इज नॉट रिलेटेड विथ शेप एंड साइज। ओके, इसके एनसीईआरटी के 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल है पैरट एंड क्रो का। आपने पैरट भी देखा होगा, क्रो भी देखा होगा। उनके शेप एंड साइज लगभग सिमिलर हैं, परंतु उनके जो लाइफ स्पान है वो उनमें बहुत डिफरेंसेज हैं। क्योंकि क्रो का जो लाइफ स्पान है वो 15 ईयर्स का होता है, जबकि पैरट का लाइफ स्पान होता है वो होता है 140 ईयर्स का। एक और एनसीईआरटी का एग्जांपल है मैंगो और पीपल ट्री का। जो पीपल ट्री होता है उसका एग्जांपल, जो उसका लाइफ स्पान जो होता है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर होता है, जबकि मैंगो का जो लाइफ स्पान होता है वो 100 to 150 ईयर्स होता है। ओके, दूसरी चीज़ पढ़ी थी हमने रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के द्वारा एक स्पीसीज अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखती है। रिप्रोडक्शन के बारे में कहा जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। एनसीईआरटी की ऑफिशियल डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, इसको आप याद रखें हमेशा, क्योंकि इस पर एमसीक्यू आ जाता है कभी कभी। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक बार और बताता हूँ, रिप्रोडक्शन इज एज अ Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young one similar to itself। मतलब वह बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करता है, वही प्रक्रिया रिप्रोडक्शन कहलाती है, जनन कहलाती है। ओके, और एक चीज़ बताई थी कि रिप्रोडक्शन किस पे मैटर करता है, मतलब किस पे डिपेंड करता है। तो रिप्रोडक्शन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, ऑर्गेनिज्म हैबिटाट। सेकंड, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी। एंड थर्ड, सेवरल अदर फैक्टर्स। तो इस पर एक एमसीक्यू भी आ जाता है कभी कभी, मैं आपको बता दूं। एमसीक्यू ऐसे आएगा, रिप्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन इट्स हैबिटाट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड कोई एक्सटर्नल फैक्टर, टेम्परेचर, जियोलॉजिकल पोजीशन, एनी एक्सेट्रा, कुछ भी, कोई भी फैक्टर दे सकते हैं। तो उसमें आपको लगाना पड़ेगा ऑल। ओके, तो मैं आपको एक बार और रिवाइज कराता हूँ। रिप्रोडक्शन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, इट्स हैबिटाट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड ऑल अदर फैक्टर्स। ओके, और मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक और यूनिक बात मैं आपको बताता हूँ। कुछ बच्चों को लगता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, उनके लिए मैं बताता हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी। ओके, हाँ, आप ये कह सकते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूनिपेरेंटल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिज्म भाग लेते हैं जो कि होते हैं डिफरेंट सेक्सेस के, यानी एक मेल होगा और एक फीमेल, यानी ये बाई पेरेंटल है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा हमेशा 2 पेरेंट्स के द्वारा। ओके, आपको इसके बारे में एक बात और याद रखनी है, आल्सो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स भी बोला जाता है इसमें। मतलब
दो सेक्सेस के, दो सेपरेट सेक्सेस के गैमीट जब आपस में फ्यूजन करेंगे तो वह जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। आपको एक और बात बताई थी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो क्लोन कहलाते हैं। ओके, और आप मुझको एक बात बताइए कि क्लोन में वेरिएशन कैसे पॉसिबल है। सोच के देखिए, बताइए ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो क्लोन में वेरिएशन उत्पन्न कर सकती है। सोचिए, क्लोन में वेरिएशन उत्पन्न हो सकता है म्यूटेशन से, ओनली म्यूटेशन, क्योंकि जो क्लोन होते हैं वो एज इट इज होते हैं अपने पेरेंट्स के। क्लोन को बोला जाता है मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन्स। ओके, और आगे मैं डेस्क्राइब से बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब मैं कुछ एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ, जैसे कि मतलब ईस्ट में होता है, ईस्ट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के द्वारा होता है, और अमीबा और पैरामीशियम में बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। ठीक है, अनइक्वल बाइनरी फिजन ही बडिंग कहलाता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो टू सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जबकि बडिंग में क्या होता है, बडिंग में जो पेरेंट होता है उसके एक बल्ज निकल आता है, माने कि उभार टाइप निकल आता है, और वो उभार थोड़ा मैच्योर होता है और वो फिर हल्के हल्के एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जबकि बाइनरी फिजन में एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सिमिलर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताई जो बडिंग जिसे बोलते हैं अनइक्वल बाइनरी फिजन होता है। ओके, और आगे मैंने आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बताई थी। जूस्पोर जो होता है वो क्लेमाइडोमोनास में पाए जाते हैं, कोनिडिया पेनिसिलियम में पाए जाते हैं, पर्ट्स हाइड्रा में, जेम्यूल्स स्पॉन्जिस में। जेम्यूल्स के बारे में भी मैंने आपको एक बात बताई थी, जेम्यूल्स इंटरनल बड जो होती हैं, जैसे आपने भी पढ़ा नहीं, हाइड्रा में बडिंग के द्वारा होता है, इसी प्रकार जो स्पॉन्जिस में इंटरनल बड्स होती हैं उन्हीं को जेम्यूल्स बोला जाता है। ओके, और मैंने इसके आगे बताया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये जो मैं बताऊं आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे लीफ, स्टेम एंड रूट्स, इनसे ही जो रिप्रोडक्शन होता है उन्हें हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं और इनसे जो रिप्रोडक्शन होगा वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट कुछ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि पोटैटो में आइज, जिंजर में राइजोम, अगेव में बल्बिल, ब्रायोफिलम में लीफ बड एंड वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट। रनर ग्रासेस में होते हैं, शक्कर क्राइजेंथीमम एंड मिंट में होते हैं, और बल्ब अनियन और गार्लिक में होते हैं। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, इन्हें ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा और याद रख लीजिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इसमें मेल तथा फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन या तो सेम इंडिविजुअल द्वारा होता है या अपोजिट सेक्स के डिफरेंट इंडिविजुअल के द्वारा। ओके, इसमें क्या हो सकता है कि जो होता है गैमीट होता है, डिफरेंट सेक्स के गैमीट का फॉर्मेशन मतलब उनका फ्यूज़न होना होता है। ठीक है, ये गैमीट आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं जो आगे चलकर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक एलेबोरेट, कम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस है। मैं आपको इसके बारे में डिस्क्राइब से बताऊंगा आगे। इससे बनने वाले जो संतानें होती हैं वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनती है उन्हें क्लोन बोलते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर कोई पेरेंट चावल है, उसका जो ऑफस्प्रिंग है वो चावल है, तो वो कहलाएगा क्लोन। यदि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, एक दाल और चावल दोनों को आपस में मिला दिया, मिक्स खिचड़ी होगी, उनको आप मान सकते हो वो ऑफस्प्रिंग है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आपस में मिलेंगे और उनसे एक तीसरे टाइप का बनेगा। ओके, उसका मतलब उनमें दोनों के जो उनका दोनों का जेनेटिक मटेरियल होगा वो एक ऑर्गेनिज्म में जाएगा। ओके, याद रहेगा आपको। इससे बनने वाली जो संतानें होती हैं वो अपने पेरेंट्स से एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं, मतलब डिफरेंट होती हैं। भिन्न ऑर्गेनिज्म में जैसे प्लांट, एनिमल, फंजाई के अध्ययन से पता चलता है ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर तथा फिजियोलॉजी में एक दूसरे से अलग हैं।
लेकिन जब बात सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की आती है तो ये सभी सेम पैटर्न को अपनाते हैं। ओके, अब आपको बताते हैं रिप्रोडक्टिव फेजेस के बारे में। जब कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है, फिर उसके बाद वो ग्रो करता है, मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद वो रिप्रोडक्शन करता है, फिर वो उसकी डेथ हो जाती है। ओके, तो जो बर्थ के बाद जो मैच्योर होने तक की जो फेज, जो अवस्था कहलाती है, उसे जुवेनाइल फेज बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म अपने जीवन में रिप्रोडक्टिव फंक्शनल होने से पहले जुवेनाइल फेज में रहता है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो जब तक पूरी तरीके से रिप्रोडक्टिव मैच्योर नहीं हो जाता है, उससे पहले का जो उसका टाइम पीरियड होता है वो जुवेनाइल फेज में जाता है, जहां वो ग्रोथ तथा मैच्योरिटी की सर्टेन स्टेज को धारण करता है। ओके, प्लांट्स में इसे वेजिटेटिव फेज के नाम से जाना जाता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये फेज का ड्यूरेशन अलग अलग होता है, ये आप जानते ही हैं। जुवेनाइल फेज के बाद आती है रिप्रोडक्टिव फेज। जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव मैच्योर हो जाता है, वहां से रिप्रोडक्टिव फेज का स्टार्ट होता है। जुवेनाइल तथा वेजिटेटिव फेज का समाप्त होना रिप्रोडक्टिव फेज की पहचान है। इसको हम हाइयर प्लांट में आसानी से देख सकते हैं जब वह फ्लावरिंग करते हैं। ओके, एनुअल तथा बाइनियल टाइप के प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव सेनेसेंट फेज को क्लियर कट शो करते हैं। ओके, लेकिन पेरिनियल जो होते हैं, जिनमें बार बार फ्लावरिंग होती है, इनको फेजेस क्लियरली डिफाइन करना मुश्किल होता है। ठीक है, कुछ प्लांट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेनन दिखाते हैं, जैसे कि बैम्बू प्लांट्स। ये इसका पूरे लाइफ स्पान में ये एक बार फ्लावरिंग करता है। बम्बू जनरली 50 to 100 ईयर्स के बाद फ्लावरिंग और फ्रूट फॉर्मेशन करता है, फिर इनके बाद इनकी डेथ हो जाती है। ओके, एनसीईआरटी में एक प्लांट के बारे में दे रखा है, मैं आपको बताता हूँ, जिसका कॉमन नेम है नीला कुरेंजी। इसका बॉटेनिकल नेम है स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना। ये भी एक मतलब अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेनन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये फ्लावरिंग करता है आफ्टर 12 ईयर्स। इस प्लांट ने, जो कि केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के हिली एरियाज में पाया जाता है, इसने पिछली बार फ्लावरिंग करी थी सितंबर एंड अक्टूबर 2006। जब केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के हिली एरियाज में इसने जब फ्लावरिंग हुई थी, तो उसके पूरे हिली एरियाज में एक ब्लू कारपेट सा बिछा हुआ दिखा था, जिसने टूरिस्ट को बहुत बड़ी संख्या में आकर्षित किया था। ओके, एनिमल्स में एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से पहले जुवेनाइल फेज में मॉर्फोलॉजिकल तथा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ओके, एक बार और रिपीट करता हूँ। एनिमल्स में एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से पहले जुवेनाइल फेज में मॉर्फोलॉजिकल तथा फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं। याद रहेगा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव फेज की ड्यूरेशन अलग अलग होती है। ओके, जैसे नेचर में रहने वाली जो चिड़िया होती है वो भी सीजनली अंडे देती है। ओके, कैपिटिविटी पोल्ट्री फार्म्स में जो चिड़िया पूरे वर्ष अंडे देती है, ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए चिड़ियों का कमर्शियल एक्सप्लेनेशन का उदाहरण है। आप एनसीईआरटी खोलकर देख सकते हैं, मैं एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन को डिकोड करके बताता हूँ, जो कि नेचुरल रिप्रोडक्शन से संबंधित नहीं है। क्योंकि हमने क्या करा, हमने अपने फायदे के लिए उनका जो सीजनली एग देने का जो प्रोसेस था, हमने उसे डिसेबल कर दिया। इसलिए ये कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कहलाएगा, और इसका मतलब सीजनली एगिंग से कुछ मतलब नहीं है। ओके, प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, उनकी फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव फेज में ओवरी, एंसेसरी डक्ट तथा हार्मोन्स में साइक्लिक चेंज आते हैं। काव, सीप, डियर, डॉग जैसे नॉन प्राइमेट एनिमल में रिप्रोडक्शन के दौरान आने वाले साइक्लिक चेंज को ईस्टस साइकिल कहते हैं। जबकि प्राइमेट यानी प्राइमेटा जो वो होता है, उसमें जैसे जिनमें मंकी, एप एंड ह्यूमंस आते हैं, उनमें जो साइकिल होती है उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, नॉन प्राइमेट में जो साइक्लिकल चेंज होंगे उस साइकिल को बोलेंगे ईस्टस साइकिल, और जो प्राइमेट में होंगे उन्हें बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, नेचुरल वाइल्ड कंडीशन में रहने वाले मैमल्स अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल को केवल फेवरेबल सीजन में दर्शाते हैं। ऐसे एनिमल को सीजनल वीडर्स बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होते हैं, उनकी जो बच्चों को बर्थ देते हैं, उनका एक सीजन होता है। इससे आपको पता चलता है कि मतलब वो सीजनल वीडर्स हैं। जबकि मेंस में जो प्राइमेट होते हैं, उनमें ऐसा कोई वो नहीं है। उनका पूरा होल ईयर में वो कभी भी मतलब बच्चों को जन्म दे सकते हैं। जैसे कि आपने जो बंदर को देखा होगा, और आप ह्यूमन को ले लीजिए, अगर
ह्यूमन सीजनल ब्रीडर होता तो सब लोगों की, अपने लोगों में सबकी बर्थडे एक टाइम पीरियड, एक निश्चित टाइम पीरियड में होती, मतलब 1 या 2 मंथ के टाइम पीरियड में सबकी डेट, मतलब जो बर्थडे होती है वो सबकी 1 और 2 मंथ के टाइम पीरियड में होती। सारे मैमल्स क्या होते हैं, पूरे रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं। ऐसे एनिमल्स को क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूअस ब्रीडर, जो अपने पूरे रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं। ऐसे एनिमल्स को कंटिन्यूअस ब्रीडर बोलते हैं। ओके, याद रहेगा। आती है सेनेसेंस फेज। रिप्रोडक्टिव फेज का अंत होना सेनेसेंस या ओल्ड एज का एक पैरामीटर माना जा सकता है। लाइफ स्पान की इस लास्ट स्टेज के दौरान कुछ कॉन्कमिनेंट चेंज आते हैं, जैसे स्लोइंग ऑफ मतलब मेटाबॉलिज्म, ओल्ड एज अंततः डेथ तक ले जाती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो गिर जाता है, स्लो हो जाता है। हार्मोन तथा सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर के बीच इंटरेक्शन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑर्गेनिज्म बिहेवियरल एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स। मैच्योरिटी अटेन करने के बाद सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म जो इवेंट्स तथा प्रोसेस दिखाते हैं वो फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित स्ट्रक्चर वास्तव में बहुत भिन्न होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स कॉम्प्लेक्स तथा स्लो होती है तथा एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल तथा फीमेल गैमीट का फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, इसमें 3 स्टेज होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में। यदि आपको कोई सजेशन देना है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक से डेडिकेटेड पूरा वीडियो आपको देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और नीट एरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय बाय ऑल ऑफ यू।